आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है डरता था माँ के सामने कोई बोना ना बोले। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओ हेलो भाई, इधर नीचे नीचे करो ना कैमरा, इधर हूं मैं। देखा आपने, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। पर मैं भी ना थोड़ा जिद्दी हूँ। हाइट थोड़ी नीची है तो क्या हो गया, ऊंची छलांग मार के मनचाही चीज पकड़ ही लेता हूँ। नमस्कार भाई और बहन, नमस्कार भाई और गर्ल्स, मेरा नाम है विभू वार्ष्णेय और आप लोग मेरे को गुड्डू भैया नाम से भी जानते हो। और जो लोग मुझे नहीं जानते तो कंफ्यूज मत होना उन मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया से। हालांकि हम दोनों दिखने में लगभग सेम है, पर अगर आप थोड़ी बारीकी से और गौर फरमाएंगे ना तो एक आध अंतर तो मिल ही जाएगा। जैसे वो कद में लंबे हैं और मैं थोड़ा ज्यादा क्यूट हूँ। पर सवाल ये है कि जैसा मैं आज हूँ, क्या मैं हमेशा से ऐसा था? क्योंकि तब में और अब में ये फर्क है कि तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझ पे हंसते थे मेरे बोनेपन पे, और आज मैं उन्हें हंसाता हूँ। अपनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में वो मेरी वीडियोस देखते हैं और अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। आज मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने मूवी करी है, टीवी ऐड करा है, गाने करे हैं। पर सवाल यह है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। एक 3 फुट 11 इंच के लड़के ने ये कैसे मुमकिन करा, आइए आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मैं लक्ष्मी नगर में रहता था। वहां पे बहुत अच्छी जिंदगी थी, मतलब पापा ने हमें खूब ऐश आराम दिए हैं। खूब सारे घर थे, करीबन 3 या 4 घर थे हमारे, और बढ़िया जिंदगी चल रही थी। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। लक्ष्मी नगर के अपने घर को छोड़ के हम आ गए किराए के घर पे। सब कुछ खत्म। जे&के ब्लॉक गए, फिर वहां से किराए से हट के दूसरे घर पे गए, जितान नगर, और वहीं किराए के घर से मैं अपने स्कूल जाता था। स्कूल में सीन ऐसा था कि मैं खूब मजे करता था अपनी क्लास में, पर वो जो रास्ता था ना मेरे घर से स्कूल जाने का, उससे मैं डरता था। क्योंकि उस रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे जो मेरे को देख के हंसते थे, मेरे बोनेपन का मजाक उड़ाते थे कि वो देखो बोना जा रहा है। मतलब स्कूल में ऐसा सीन था कि हर रात सोने से पहले, जब अकल नहीं थी, ऊपर वाले को कोस के सोता था कि क्यों मैं ही, क्यों क्यों बनाया मुझे ऐसा, क्या बिगाड़ा था मैंने। क्योंकि हर जगह तो मजाक ही उड़ रहा है। जहां कहीं किसी गली से गुजर जाओ, किसी ना किसी बच्चे की आवाज आ ही जाती थी, ओए बोने, ओए गिट्ठे। तो बहुत दुख होता था। पर मैं खुश हूं कि मेरी क्लास में मेरे दोस्त ऐसे नहीं थे। वहां पे मैं खुल के मजाक करता था, और यही रीजन है कि मैं अपनी क्लास में एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में था। मस्ती मजाक करता था, लोगों को हंसाता था, लेकिन वो मैं बस अपने 4 दोस्तों के बीच था। मैं अभी ओपन अप नहीं था। तो इन जनरल मैं एक इंट्रोवर्ट और अंडर कॉन्फिडेंट लड़का था जो बस अपने 4 दोस्तों के सामने खुला हुआ था। और ये जो जोक्स वगैरह मारता था ना, ये मैंने देखा और सीखा मूवीज से। जो कॉमेडी मूवीज होती है ना बॉलीवुड की, उन्हें देख के मेरे अंदर ह्यूमर डेवलप हुआ। पर असल जिंदगी में इस ह्यूमर का क्या ही फायदा जब तक मैं अपने आप को एक्सेप्ट ही ना कर पाऊं। क्योंकि जब भी कोई मेरा मजाक उड़ाता था तो मेरे को बहुत दुख होता था। और पता है सबसे ज्यादा दुख कब होता था? जब मैं अपनी माँ के साथ रास्ते में जा रहा होता था, कोई रैंडम बच्चा मेरे को बोना बोल देता था। क्योंकि मुझे पता है जितनी तकलीफ मुझे होगी उससे कहीं ज्यादा बुरा मेरी माँ को लग रहा होगा उस वक्त। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं रास्ते में चलता था और मान लो आगे राइट साइड पे 4 बच्चे खड़े हैं जो मेरा मजाक उड़ाने के लिए तैयार हैं, तो मैं दिखूं ना उन्हें, वो आई कांटेक्ट ना बन पाए, तो मैं अपनी माँ के पीछे छुप के चलता था ताकि मैं उन्हें दिखूं ना, फिर वो मेरी माँ के सामने मजाक ना उड़ाएं। अब माँ तो माँ होती है, उससे थोड़ी कुछ छुपता है। ऐसे माँ के पीछे छुप के चलना 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ। 11वीं बार जब मैं ऐसे छुप के चला तो थोड़ा आगे जाके माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा कब तक ऐसे छुप छुप के चलेगा। बस वो एक सवाल मेरी आंखों में आंसू ले गया। मैंने फटाफट उसे पूछा कि माँ को पता ना चले कि मैं रो रहा हूँ, लेकिन दिल पूरा फट चुका था। घर गया, खुद को बाथरूम में बंद करा और खूब फूट फूट के रोया। उस रात जितने आंसू बहे ना, वो सब सिखा गए। थोड़ा और सोचा तो पता चला कि यार, चूहा बोरी उठा नहीं सकता तो क्या हुआ, फाड़ तो सकता है। हाइट मैटर नहीं करती। जंगल का राजा शेर होता है, जिराफ नहीं। मैटर करती है आपकी कैपेबिलिटीज। और वैसे भी सोच छोटी हो उससे बेहतर है इंसान छोटा हो। ऊंचाइयां छूने के लिए ऊंचा होना जरूरी नहीं। तो उस रात मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ अलग करना है। भगवान ने मेरे को जमीन पे भेजा है तो कुछ तो पर्पस होगा ना। अब मेरा काम था वो पर्पस ढूंढना। स्कूल टाइम पे मेरे को एक्टिंग की चुल लग गई थी, और भला क्यों नहीं लगेगी। क्लासेस छोड़ने को मिलती थी ना कि इसको जरा जाने दो, थिएटर प्रैक्टिस करवानी है, तो उसमें और मजा आता था। इंट्रोवर्ट में अभी भी था, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस करता था, परफॉर्मेंस करता था, अपने यार दोस्तों के बीच ही करता था।
पर मजा आता था। तो मेरे को वहां से किक मिली, एक्टिंग करने की चुल मिली। बाकी मेरे छोटे छोटे एम होते थे, जैसे अगर मैं 6 क्लास में हूँ तो मेरा एम है कि 6 क्लास पास करनी है, 7 क्लास में हूँ तो एम है कि 7 क्लास पास करनी है। लेकिन जो मेन स्ट्रगल आया वो आया जब मैं 11-12 क्लास में आया और मैंने साइंस ली। मतलब सीन ऐसा था कि मैंने साइंस ली और साइंस ने मेरी ली। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा। मतलब आप मानोगे नहीं, 11th-12th क्लास में 11th पूरा और 12th के प्री बोर्ड तक मैं बस 33 नंबर पे ही पास होता था जैसे तैसे। प्री बोर्ड में तो फेल ही हुआ हूं। लेकिन फिर 12th प्री बोर्ड्स के बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मेरे 12th फाइनल में बहुत अच्छे नंबर आ गए। हुआ ऐसा कि क्रिसमस सेलिब्रेशन था नेक्स्ट डे, तो एक दिन पहले टीचर ने पूछा कि बताओ बच्चों सेलिब्रेशन में कौन सा केक लेकर आओगे। कोई बोलता चॉकलेट, कोई बोलता पाइनएप्पल। मैं मजे लेता था तो मैंने बोल दिया सर कद्दू फ्लेवर केक लेकर आऊंगा। अब क्लास तो हंस पड़ी, पर टीचर पता नहीं क्यों गुस्सा मान गया, या तो बीवी से लड़के आया होगा। भाई उसने मुझे बीच क्लास में खड़ा करा और जलील करा 40 मिनट। और मैं आपको बता दूं, जलील करने के भी ना 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है कि आप ताली मारो और सामने वाला ताली ना मारे। दूसरा होता है कि आप गर्लफ्रेंड को उसकी गलती गिना रहे हो टेक्स्ट पे और वो सामने से ब्लॉक कर दें। और तीसरा होता है जब आपका इंटेंशन हो कि आप लोगों को हंसाना चाहते हो और टीचर गुस्सा मान जाए। उसने मुझे डांट दिया कि तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू बस हंसी मजाक करता है, तेरे से मस्ती करवा लो, पढ़ाई तुझसे होनी नहीं, तू मोची बनेगा, ऐसा कुछ सुना दिया। अब छुट्टी हुई, मैं घर जा रहा था, तो वो ना दिमाग में मेरी चीजें चल रही थी, सर की बातें। और मुझे बुरा इस बात से नहीं लगा कि उन्होंने मुझे बोला कि तू मोची बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात से कि सर ने ये कैसे बोल दिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा लाइफ में। बस मेरा हो गया दिमाग गर्म। 2 महीने बचे थे फाइनल एग्जाम्स आने में, 12th के बोर्ड्स। मैंने कर दी सेल्फ स्टडी चालू। इतना पढ़ा कि जिस लड़के को मैथ्स में 33 नंबर लाने में पसीना छूट जाता था उसके आ गए 95, इंग्लिश में आ गए 90, मेरे टोटल 12th में आए 88%। तो सोचो, जिसको 33 लाने में हालत खराब हो रही थी उसके आ गए 88। उस दिन मुझे लगा कि हाँ पढ़ाई में मैंने कुछ उखाड़ा है। मन तो करा था उन्हीं सर के घर चला जाऊं, कद्दू फ्लेवर केक लेके, लो सर खाओ। पर मैंने सर को माफ कर दिया। इंसान छोटे तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा रख सकते हैं। तो इन सबसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे मैं 2 महीने में 33% से 88% पे चला गया। और इसका कारण जो मुझे ठोकर मिली, जो मेरे सर ने मुझे दी। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ एक कारण मिलेगा, 1000 में से एक कारण आपको पकड़ना है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। अच्छा तो चलो आगे चलते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 88% की खुशी थी। मैं कॉलेज के अंदर एंटर करने ही वाला था, मेरे फादर का देहांत हो गया। और सीन ऐसा था कि हम घर में 4 लोग बच गए। मम्मी हाउसवाइफ, भाई मेरी सीए की पढ़ाई कर रहे थे, बहन पढ़ाई कर रही थी और मैं कॉलेज की पढ़ाई चालू करने वाला था। हम किराए का घर चला रहे थे, पापा की थोड़ी सेविंग से और भाई की 3500 रुपए की स्टाइपेंड से जो आर्टिकलशिप में मिलती थी। तो इन्हीं 3500 रुपए से हम गुजारा करते थे। मैं कॉलेज के अंदर जाता था, मेरे सभी यार दोस्त, मेरे को याद है, पनीर रोल खाते थे 80 रुपए का। मैं नहीं खाता था क्योंकि मेरे को 10 रुपए की बस की टिकट लेनी होती थी। तो वो 3500 रुपए बहुत ही एक लिमिटेड चीज है। और जो मैंने लाइफ देखी है वो देखी है ऐशोआराम वाली जिंदगी से, कैसे हम नीचे एकदम जीरो तक आ गए। खैर मैं कॉलेज के अंदर गया, मैंने पढ़ाई करी बीटेक कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। और वहां मैं थिएटर करना चालू कर दिया क्योंकि मेरे को चुल थी ना स्कूल में, मैंने आपको बताया था। तो 9th के बाद वो बंद हो गया था क्योंकि कोर्स चेंज हो जाता है, क्लासेस नहीं आ जाती हैं, तो मना कर दिया था कि अब इस पे ध्यान मत लगाओ ज़्यादा क्योंकि साइंस ली है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मेरा वापस से वो मन करा कि थिएटर करना है। अब जैसे तैसे एक इंट्रोवर्ट लड़का थिएटर में घुसा और मैं करता था नुक्कड़ नाटक। वहाँ तो हज़ारों की भीड़ होती है, अनजान लोग जिनके आगे आपको परफॉर्म करना होता है। तो पहला साल मैंने थिएटर करा और वहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला, मैं नहीं खुल पा रहा था। पर हुआ कुछ ऐसा कि मैं थैंक यू बोलता हूँ खुद को कि मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर आया और थिएटर करा, क्योंकि सेकंड ईयर के एंड तक आते आते मैं अब इंट्रोवर्ट रहा ही नहीं क्योंकि सेकंड ईयर ने सब बदल दिया। नुक्कड़ नाटक मेरे को ध्यान है, सेकंड ईयर में पहला प्ले हमने करा था, राहगिरी होती थी कनॉट प्लेस में। वहां मेरा जो किरदार था वो था बंदर का और हमने प्ले करा था धर्म। उसका अगर आपको एक ओवरव्यू दूं तो मैं एक बंदर था, जैसे हम पहले बंदर हुआ करते थे। तो 4 लोग निकले, हिंदू बने, 4 मुस्लिम, 4 सिख, 4 ईसाई और मैं बीच में बंदर। मैं कुछ नहीं बना क्योंकि मेरा धर्म अभी भी इंसानियत ही था। उस प्ले की इतनी वाहवाही हुई, इतना आगे बढ़े हम उस प्ले को लेकर कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी थिएटर सर्किट में मेरे को लोग पहचानने लग गए। मैं वो एक्ट करता था, लोग बहुत खुश होते थे, मेरे को बेस्ट एक्टर्स मिले इतने सारे,
बहुत लोग जानने लग गए। तो जब मैं प्ले करता था तो मेरे को इतनी वाहवाही मिली कि मेरे को उस चीज का ना चस्का लग गया और मैं अब इंट्रोवर्ट रहा ही नहीं। वो मेरे अंदर का इंट्रोवर्ट धीरे धीरे खत्म होता रहा और जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं 4 लोगों के आगे खुलता था, अब वो 4 के आगे 0 लगते गए। अब मैं इंट्रोवर्ट हुई नहीं और मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आया। अब मैं पिछले 2 साल से इस फील्ड में हूं, लोगों को वीडियोस बना के एंटरटेन करता हूं। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदला। मैंने मूवी करी कानपुरिये मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया के साथ। मैंने टीवी ऐड करा टीवीएस बाइक का। अब सोच सकते हो मैं बाइक चलाऊंगा, ऐड कर दिया। मैंने गाना किया, मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स के साथ काम किया और अपना चैनल गुड्डू भैया 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक लेकर गया। अभी पिछले साल मैंने इंस्टाग्राम पे फनी रील्स बनाना चालू करा दिल से पनीर पे, और वहां पे भी करीबन 2.5 लाख फॉलोअर्स का साथ मिला। आपको याद है मैं किराए के घर पे रहता था, अभी 5 दिन पहले घर खरीद लिया। और कहते हैं ना लाइफ इज अ सर्कल। उस वक्त उस उम्र के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और आज वही उम्र के बच्चे मुझे देखते हैं और कहते हैं कि भैया आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत मजा आता है। उस वक्त मैं सोता था ऊपर वाले को कोस के कि क्यों मुझे ऐसा बनाया। आज मैं सोता हूँ थैंक यू बोल के कि थैंक यू आपने मुझे ऐसा बनाया। उस वक्त दुख था इस बात से कि मैं अलग हूँ, आज खुश हूँ इस बात से कि मैं अलग हूँ। ये सब हुआ क्यों, कैसे हुआ, मैंने कैसे किया, इसका बस एक ही रीजन है, एफर्ट्स। एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। ख्याली पुलाव का कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि 40-50 साल बाद रिग्रेट में मत जीना कि काश मैं उस वक्त अटेम्प्ट दे दिया होता उस चीज का। और वैसे भी एफर्ट्स क्यों नहीं डालते, एफर्ट डालने में कोई नुकसान थोड़ी है। एफर्ट डालोगे, अगर जीत गए तो आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा, और अगर आप हार गए तो आपका एक्सपीरियंस डबल होगा। देयर इज नथिंग टू लूज, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो एफर्ट जरूर डालो। जिंदगी आपको निचोड़ेगी, लेकिन याद रखना जिंदगी ने जिसे भी निचोड़ा है कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ा है। इंतजार में मत रहना सही वक्त के, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बस हिम्मत मत हारना, साहस रखना। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। तो स्ट्रगल्स आएंगे, तैयार रहना। और ये जो स्ट्रगल है ना, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वर्ड है। उलझने भी मीठी हो सकती हैं, यकीन ना है तो जलेबियों से पूछिए। और एंड में जब सब कुछ सही होगा ना, जब आप सोचोगे कि हाँ मैंने लाइफ में थोड़ा उखाड़ लिया, तो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज अपने पांव जमीन पर रखना। घमंड मत लेना किसी चीज का, क्योंकि सब यहीं रह जाना है। खुद को छत मत समझना, फर्श ही समझे रहना। क्योंकि बहुत घमंड था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ। इस बात में कोई शक नहीं कि हर इंसान को जिंदगी में जो है ना बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन जो है कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि उन मसलों के आगे जो है ना झुकना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हीं को जो है ना अपनी मोटिवेशन बना के जिंदगी में आगे से आगे निकलते हैं। लेकिन गुड्डू भैया के बारे में बोलना चाहूंगी, ही इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। यानी कि उनकी बातें सुन के जो उनका ह्यूमर है और जो जिंदगी की एक हकीकत है जो डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस में उन्होंने एक्सपीरियंस की है और हम तक पहुंचाई है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा सुनकर। और वाकई में मैं खुद ये चीज मानती हूँ कि जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालते तब तक चीजें कभी भी आपके लिए आसान नहीं होती। प्रॉब्लम ये है हमारे लिए कि
हम लोग शुरू से एक चीज सुनते आ रहे हैं कि हम लोग ना स्ट्रगल को बहुत नेगेटिव लेते हैं, और ये अभी के टाइम में भी इसी तरह है कि अभी भी बहुत सारे लोग यही चीज समझते हैं। हालांकि मैं भी ये चीज मानती हूँ कि स्ट्रगल को आपको कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब हम स्ट्रगल करते हैं हम अपनी इनपुट्स इतनी ज्यादा देते हैं, अदरवाइज अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, हम कभी भी इतना ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ उस सूरत में आपको रिवॉर्ड मिलता है जब आप स्ट्रगल करते हो, जब आप किसी भी ऐसी लाइफ के किसी फेज में होते हो, जो हम लोग यूजुअली बोलते हैं बड़े लो फेज में थे हम लोग, लेकिन जो लोग उसमें सरवाइव करना सीख जाते हैं उनको उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आसानियां होना शुरू होती है, क्योंकि वो ये चीज सीख जाते हैं कि हम लोगों ने चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। यार हम जिस माशरे में रहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनसे पूरी जो इन्होंने बातें की है एग्री करता हूँ, लेकिन जो है हम जिस माशरे में रहते हैं ना, यहाँ पे लोग जो है ना एक दूसरे को मोटिवेट करने की बजाय ना मेजोरिटी आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो टांग खींचते हैं कि बंदे को किस तरह जो है पीछे धकेला जाए, इसे किस तरह डीमोटिवेट किया जाए। ये हमारे माशरे में हमें बहुत ज्यादा देखने मिलती है, खासतौर पर ऐसे लोग जैसे जिनकी हाइट छोटी रह जाए, या खासतौर पर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे माशरे में ऐसे लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो तंग किया जाता है किसी ना किसी जो है सूरत में, अनटिल अनलेस जो है लोग मेहनत करके किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाए और फिर जो है उनका एक रिस्पेक्ट का लेवल, लोगों को देखने का नजरिया जो है वो बदल जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो वाकई हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। अभी भी टाइम में भी अगर देखें तो कोई ऐसा बंदा जिसका इवन के फैमिली में ही अगर हम लोग बात कर लें कि जिसकी हाइट थोड़ी छोटी है तो उसको यही कहा जाएगा है, गिट्ठा है, यानी मजाक मजाक में ऐसी बातें कर दी जाती हैं। लेकिन जो एक्चुअल में लोग जिनकी हाइट नहीं मतलब इतनी ज्यादा निकलती या किसी भी रीजन की वजह से, मुझे लगता है कि उनका ना आपको इस तरह का माइंडसेट नहीं बना देना चाहिए कि उनको बस सिंपैथी हम दें, या वो सोसाइटी से सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको बिल्कुल इस तरीके से मुझे लगता है ट्रीट करना चाहिए कि उनकी भी कोई उनके अंदर क्वालिटीज हैं, उनकी स्किल्स हैं जिनको उन्होंने जानना है। जैसे कि गुड्डू भैया ने बीच में बात की कि एक पर्पस, एक रीजन होनी चाहिए आपकी लाइफ की, और जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं उसको जानना, उसके बारे में कि क्या हम करने आए इस दुनिया में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत सारे लोगों से बातें भी करती हूँ और सुनती हूँ उनको, बट मुझे कहीं पर ये चीज़ नज़र नहीं आती कि लोगों को ये चीज़ लगती है कि हमारा कोई एक बेसिक पर्पस है इस दुनिया में आने का। जैसे एक रूटीन की लाइफ चल रही है, उसी तरीके से वो अपने अगर कंफर्ट जोन में तो कंफर्ट में रहेंगे, अगर उन पर कोई ऐसा लो फेज आ गया है तो वो बोलेंगे भाई कि हम बड़े बेचारे हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो माइंडसेट है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को किस तरीके से लाइफ के लिए स्ट्रगल करना है। और स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूंगी कि लड़कियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको सोसाइटी में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर आपकी ट्रेनिंग, आपकी टीचिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चे मतलब जिस तरीके से बता रहे थे गुड्डू भैया बीच में कि बच्चे जो हैं वो आवाज़ें कसते थे, मुझे बहुत बुरा लगता है। इवन कि यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके बारे में भी हम लोग ये देखते हैं कि लोग उन पर भी आवाज़ें कसते हैं। तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा ना हार्ट ब्रेकिंग है कि आप किस तरह से किसी बंदे को इतना ज़्यादा मतलब हर्ट कर रहे हो कि उस चीज़ के लिए जो कि किसी के भी हाथ में नहीं, सिर्फ उनके नहीं किसी के भी हाथ में नहीं है कि हम कैसे पैदा हुए हैं, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। यार हमारे माशरे में ना एक और चीज़ है कि किसी भी तरह से जो है ना आप कह लें कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते। इवन के लड़का लड़की अगर पतला है तो पतला क्यों है, अगर मोटा है तो मोटा क्यों है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे माशरे में, अगर शादी हो गई है तो बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा, अगर शादी नहीं हुई तो शादी क्यों नहीं कर रहे। तो हमारा माशरा जो है ना अगर आप देखें ना किसी हाल में भी जो है ना वो खुश नहीं रहने देता अनटिल अनलेस आप खुद खुश ना रहना चाहते हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो हर चीज़ में यानी कि उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर से जो है वो खुश रहते हैं कि यार रिश्तेदार जो कह रहे हैं कहने दो, यार हमने अपना काम करना है तो हमने करना है। यार रिश्तेदारों की तो मुझे लगता है कभी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। इवन के ऐसे सब नेगेटिव लोगों की जो कि आपके सोशल सर्कल में भी है, मुझे नहीं लगता कि आपको फिक्र करनी चाहिए। आपको फोकस रहना चाहिए अपनी लाइफ पर। और सीरियसली गुड्डू भाई की जितनी भी हम लोगों ने स्टोरी सुनी है मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, और एंड पर जो उन्होंने कुछ शब्द बोले लाइफ के बारे में मैं कहूँगी कमाल के बोले। मतलब बहुत मजा आ रहा था सुनने का कि
एक हम अपनी जिंदगी में बोलते हैं ना बड़ी टेंशन है, बड़ी प्रॉब्लम्स है, जब हम दूसरों की टेंशन को देखते हैं ना तो हम लोग को लगता है नहीं नहीं हमारी टेंशन से कोई टेंशन है नहीं। आई थिंक आपको रियलाइज होता है कहीं ना कहीं पर कि आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, आपको इससे बाहर निकलकर थोड़ा काम करना चाहिए। लेकिन आई थिंक वाकई में जो एक बात उन्होंने बोली ना कि जिंदगी जिसको निचोड़ती है ना, फिर वो ही बंदा जो कामयाबी होता है उसको रिवॉर्ड भी कोई ना कोई देती है। और हर काम में एफर्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। डालना, और एक और चीज मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सही टाइम का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप जो टाइम है ना आपको उसी टाइम पर काम कर लेना चाहिए। और मैंने ये चीज, हमारी एक फ्रेंड है, मैंने उनसे ये चीज सीखी थी। उस टाइम पर वो सबको बहुत ज्यादा लगती थी कि लाइक ये बहुत ही ना मतलब बेसब्रापन बहुत ज्यादा इनमें ये वो, लेकिन मुझे अब उनकी समझ सही आती है। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी और आपकी लाइफ में क्या है या क्या रही है जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।